ये यूजीसी नेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मैंने उनकी वेबसाइट से डाउनलोड किया है। इसमें मैं आपको दो तीन चीज़ें मेन बताता हूँ। बाकी चीज़ें तो आप इसमें आसानी से पढ़ सकते हो। फ़ीस क्या है, फॉर्म फीस जैसे जनरल की इसमें दे रखी है 1000 रुपये, और जनरल में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है और ओबीसी एनसीएल जो है उन सब के लिए 500 रुपये है। फिर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी उन सब के लिए 250 रुपये है, और थर्ड जेंडर के लिए भी 250 रुपये है। तो ये तो फॉर्म फीस है। डेट्स बता देता हूँ आपको। 2 फरवरी 2021 से लेके 2 मार्च 2021 तक आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो नेट एग्ज़ाम का। और मान लो आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, फ़ीस जमा नहीं की, तो वो आप रजिस्ट्रेशन के अगले दिन 3 मार्च 2021 को 11:30 PM तक कर सकते हो फ़ीस जमा। ठीक है, ये दो बातें बता दी, फ़ीस और डेट। एग्ज़ाम डेट है यहाँ पे। डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14 एंड 17 मई 2021 तक। इन डेट्स को एग्ज़ाम्स होंगी जो अभी मैंने बताई है। ड्यूरेशन बता देता हूँ, 180 मिनट की है, 3 घंटे की एग्ज़ाम है। नो ब्रेक्स बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2, तो कोई ब्रेक नहीं मिलेगा आपको पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में। शिफ्ट होंगी दो। पहली शिफ्ट है सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक। दूसरी शिफ्ट है दोपहर 3 बजे से शाम को 6 बजे तक। तो एडमिट कार्ड पे आपका सेंटर आएगा, उसके हिसाब से आपको जाना है। और जो भी डेट आएगी, वो जो डेट बताई मैंने ऊपर, उन डेट में से जो भी आपकी एग्ज़ाम की डेट आएगी उस डेट को आपको जाना है। एडमिट कार्ड पे आपको डिटेल मिल जाएगी वो। तो ये बेसिक चीज़ें बता दी। अब इसका कुछ और एक बहुत बड़ा डाउट होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, वो है माइनस मार्किंग है कि नहीं। तो उससे पहले दो तीन चीज़ें और बता देता हूँ आपको। जैसे कि ये देखिए, यहाँ दिया हुआ है आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे 3 घंटे में, जिसमें से 100 क्वेश्चन होंगे आपके पेपर 1 के और 200 क्वेश्चन होंगे आपके पेपर 2 के। सॉरी 100 मार्क्स के आपके पेपर 1 के क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स के आपके पेपर 2 के क्वेश्चंस होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 150। फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे, सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे, और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा ये। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा ये पेपर, तो भाषा की तो टेंशन नहीं होगी। द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शाल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, ये दो में से कोई होगा। एंड लिखा है तो मेरे ख्याल से दोनों भाषा में होगा। और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और मार्किंग स्कीम देख लीजिए, यहाँ पे आ गई वो माइनस मार्किंग वाली बात, कि हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा और फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने गलत दिया आंसर तो कोई डरने की बात नहीं, कुछ कटेगा नहीं, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। शांति से सारा पेपर भर के आइए, नसीब में है तो मिल जाएगा। मेहनत तो क्योंकि आपने किया ही है, तो मेहनत, कर्म और भाग्य दोनों मिलाकर आपको जो नसीब में है वो मिल जाएगा। फिर माइनस मार्किंग की आपको बता ही दिया मैंने, मेन बात वही थी कि माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं अब। इसमें आपको, अगर आप जनरल हो, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हो, जनरल में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, तो आपको 55% आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, सॉरी मास्टर्स डिग्री में होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे इस एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे 2-3 केस और बनते हैं, जैसे आप अगर फाइनल ईयर में हो, आप अपनी मास्टर्स डिग्री के फाइनल ईयर में हो, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अपीयरिंग सेक्शन के अंदर। मतलब आपको फॉर्म के अंदर एक सेक्शन होगा जहाँ पे टिक करना होगा अपीयरिंग, इस तरीके से उसको सेलेक्ट करके आप अपीयरिंग दिखा के खुद को
आप भर सकते हैं। अपीयरिंग मतलब होता है कि मैं अभी भी डिग्री के फाइनल ईयर में हूँ। हाँ, ज़रूरी ये है कि 2 साल के अंदर अंदर आपकी डिग्री आ जानी चाहिए, नहीं तो ये आपका इनवैलिड हो जाएगा ये नेट। मान लो आपने फाइनल ईयर में हो आप, और एग्ज़ाम हुई नहीं है, एग्ज़ाम होने वाली है, या फिर आपने एग्ज़ाम दे दिए, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, दोनों केस, और आपने ये फॉर्म भर दिया, क्योंकि आप भर सकते हो, एलिजिबल हो, दोनों ही सिचुएशन में आप एलिजिबल हो। भले एग्ज़ाम हो गई है और रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो फाइनल ईयर का, तो भी आप एग्ज़ाम ये फॉर्म भर सकते हो नेट का। और अगर आप अभी हुए हो बस सेकेंड ईयर में, तो आप अपीयरिंग, तो भी आप अपीयरिंग केस में ही होंगे, और तो भी आप ये एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हो नेट का। अच्छा, लेकिन जब उसी दौरान आपका रिज़ल्ट तो आ ही जाएगा, क्योंकि ये तो अगले महीने रिज़ल्ट ही दे देता है नेट एग्ज़ाम। तो अगर आप क्वालिफाई हो गए, नेट एग्ज़ाम क्लियर हो गया आपका, तो 2 साल के अंदर अंदर डिग्री आ जानी चाहिए। एमए जो एमए या फिर जो भी है आपकी मास्टर्स डिग्री है, वो आपकी आ जानी चाहिए। और उसमें 55%, अगर आप जनरल कैटेगरी अनरिजर्व जनरल ईडब्ल्यूज के हैं, तो वो मिनिमम आपकी इतने 55% होने चाहिए उस डिग्री में। इसके अलावा अगर आप दूसरे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे ओबीसी, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, एनसीएल, ओबीसी एनसीएल, तो आपको 55 की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 50% मार्क्स की ज़रूरत है। और थर्ड जेंडर है, तो इसमें थर्ड जेंडर के लिए परसेंटेज बेस तो दिया नहीं है। इसमें लिखा है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द थर्ड जेंडर कैटेगरी आर एलिजिबल टू ड्रॉ द सेम रिलैक्सेशन इन फी, एज एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नेट। जो कि एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी ओ बी सी एन सी एल को मिल रहा है, उन सभी के अनुसार ही आपको थर्ड जेंडर को मिलेगा। रूल्स भी आपके लिए वही रहेंगे। तो आपके लिए भी शायद 50% ही है उसमें, मास्टर्स डिग्री में 50% ही चाहिए आपको भी। और अब पीएचडी डिग्री होल्डर्स के बारे में कुछ दिया है इसमें, देखिए। द पीएचडी डिग्री होल्डर्स हुज मास्टर्स लेवल एग्जामिनेशन हैव बीन कंप्लीटेड बाय 19 सितंबर 1991 irrespective of date of declaration of result shall be eligible for a relaxation of 5% in aggregate marks। अच्छा, 19 सितंबर 1991 में जिसने एग्ज़ाम दी थी पीएचडी डिग्री की, सॉरी पीएचडी डिग्री है जिनके पास, और जिन्होंने अपना मास्टर्स लेवल का एग्ज़ाम जो दिया था 19 सितंबर 2091 का है, ठीक है, तो उनको भी 5% या हाँ, उनको 5% का छूट मिलेगा। मतलब उनको भी 50% ही लाना है नेट में, सॉरी, उनको भी अपने उसमें मास्टर्स डिग्री में 50% से काम चल जाएगा जिन्होंने पीएचडी किया हुआ है। लेकिन वो मास्टर डिग्री आपका जो किया हुआ होना चाहिए वो 19 सितंबर 1991 तक का कंप्लीट हुआ होना चाहिए शायद। नहीं नहीं नहीं, द पीएचडी डिग्री होल्डर्स हुज मास्टर्स लेवल एग्जामिनेशन हैव बीन कंप्लीटेड बाय, हाँ, जिसका मास्टर्स लेवल एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका हो 19 सितंबर 1991 तक, उनको मिलेगा रिलैक्सेशन 5% का। मतलब 55 से उसको 50% पे आ गया, वो 50% से काम चल जाएगा उसका अपीयर होने के लिए नेट के एग्ज़ाम में। अब ये आपको एज, हाँ, एज का इसमें बता देता हूँ मैं। देखिए, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। द एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप माने JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर will depend on the performance of the candidate in both the papers of UGC NET in एग्रीगेट आपका जो दोनों पेपर में आएगा उसके हिसाब से आपका परफॉर्मेंस जज किया जाएगा, नंबर उसके हिसाब से जज किए जाएंगे आपको सेलेक्ट करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर या JRF के लिए। हाउएवर द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग एक्सक्लूसिवली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द अवार्ड ऑफ JRF।
लेकिन जिन्होंने पेपर भरते फॉर्म भरते टाइम नेट का जिन्होंने जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों सिलेक्ट किया है तो उनको तो एग्रीगेट देखा जाएगा दोनों पेपर का, और जिन्होंने सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेक्ट किया है उनको जेआरएफ मिलेगा नहीं, भले ही वो एलिजिबल हो जाएंगे तो भी। तो दो तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं नेट का फॉर्म भरते टाइम। एक तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर टिक कर सकते हैं कि भाई आपने ये नेट का एग्ज़ाम दिया है केवल असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, या फिर आप एक ऑप्शन चुनेंगे जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। इस ऑप्शन को चुन लेंगे तो आपका अगर आप एलिजिबल हो जाएंगे, नंबर आ जाएंगे अच्छे खासे, तो आपको जेआरएफ मिल जाएगा और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल तो हो ही जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, अगर आपके नंबर आ गए तो। अच्छा, इसमें कुछ वैलिडिटी का दिया हुआ जेआरएफ के लिए। कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ विल बी एलिजिबल टू रिसीव फेलोशिप ऑफ यूजीसी अंडर वेरियस स्कीम्स सब्जेक्ट टू देयर फाइंडिंग प्लेसमेंट इन यूनिवर्सिटीज आईआईटीज इंस्टीट्यूशंस। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द ऑफर विल बी 3 years। अच्छा, अगर आपको जेआरएफ मिल भी गया, और आप जेआरएफ शुरू कब होता है, जब आप एडमिशन ले लेते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, तो आपको 3 साल तक वो मिलेगा जेआरएफ। मतलब उस 3 साल के अंदर आपको अपना पीएचडी कंप्लीट करना होगा, तभी आपको वो जेआरएफ मिलता रहेगा। नहीं तो 3 साल के बाद लंबा चला आपका पीएचडी, जल्दी कंप्लीट नहीं कर पाए 3 साल में आप, तो फिर जेआरएफ का जो पैसा 3 साल के बाद बंद हो जाएगा। कैसे भी करके इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते ही जेआरएफ का पैसा 3 साल तक मिलता रहेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। द डेट ऑफ इशू ऑफ जेआरएफ अवार्ड लेटर, जब से वो इशू हुआ ना आपको लेटर, जेआरएफ अवार्ड लेटर, तब से 3 साल शुरू हो जाएगा आपका। However, for those candidates who have already joined MPhil PhD, the date of commencement of fellowship shall be from the date of declaration of net result। जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है एमफिल और पीएचडी, मान लो जेआरएफ करने से पहले ही ज्वाइन किया हुआ है, जेआरएफ क्वालिफाई होने से पहले ही ज्वाइन किया हुआ है, तो आपको नेट का रिजल्ट आए तब से माना जाएगा आपका डेट।